गुड मॉर्निंग। Good नमस्कार। morning, sir. मॉर्निंग। कुछ लोग पीछे बैठे मेरे ख्याल से। लोग पीछे हैं। यस Yes, सर। sir. Can you come forward a little bit so that at least we feel that there is a good crowd in front. Yes, sir. People are moved. I think all the seats are taken. यस फ्रंट सीट्स आर ऑलरेडी टेकन। Okay, so you are as forward as possible. यस Good. सर। Dialogues where we will be listening to the ambassador speak. हमारे जो 3 एम्बेसडर्स हमारे साथ जो बैठे हैं वो आज अपने जो जर्नीज हैं उसके बारे में बताएंगे। इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप होगा। मेरा नाम है जॉर्ज इब्राहिम, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं स्कोर फाउंडेशन का CEO हूँ। लोग मुझे जानते हैं फॉर माय कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। जो पहला क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था वो मैंने आयोजित किया था 1998 में दिल्ली में। एंड उसके बाद हम प्रोजेक्ट आईवे जो दृष्टिबाधित लोग जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक जानकारी का स्रोत है। इट्स अ नॉलेज रिसोर्स फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड। We disseminate information using media, using social media. We do workshops, training programs, and so on. The idea is we believe that the real problem is not the blindness; it is the mindset. और मेरा सोच ये है कि विकलांगता या दिव्यांगता जो है उसका भी मूल प्रॉब्लम दिव्यांगता शायद ना हो, लोगों का अज्ञानता या इग्नोरेंस एंड माइंडसेट होता है। सो आज हम लोग इस कार्यक्रम का शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा 3 गेस्ट आज है। मेरे राइट हैंड साइड पे बैठी है झरना मलिक जो मूल रूप से उड़ीसा से हैं। हाँ, तालियां बजा सकते हैं आप। थैंक यू। सो झरना मलिक जो है शी हैज़ अ कंडीशन कॉल्ड थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया के बारे में आज उम्मीद है कि जब हम लोग इस हॉल छोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा जानकारी होगा। विल बी मच मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट थैलेसीमिया एज वी लीव। विल ऑल्सो गेट टू नो मोर अबाउट झरना एज द डिस्कशन गोज ऑन। ऑन माई लेफ्ट इज दानिश महाजन। He is better known around the country for Radio Udan. I don't know whether there are people in this room who are familiar with Radio Udan, but Radio Udan is very popular among the blind and visually impaired people. So he is the founder of Radio Udan, plus he is also a writer, a theatre person, he's an actor, he directs plays, he also has conducted. So there are 2 blind people on the audience today, in the stage today, me and him. Then we have Jyoti Sinha on my far left. She's come all the way from Bihar. She's an artist, a scholar, and ये muscular dystrophy represent कर रहे हैं. So give her also a big hand. So you guys are having a good time at the festival so far? यस Yes, सर। sir. Okay, good. So हम लोग शुरू करते हैं। We'll start with the lady on my right. झरना, मैं आपसे पूछना चाहूँ थैलेसीमिया नाम का कंडीशन से जूझ रहे हैं। सो ये थैलेसीमिया होता क्या है? कैन यू टेल अस एंड हाउ डू यू नो यू हैव थैलेसीमिया? आपको कैसे पता चला कि आपको थैलेसीमिया है? सो 2 है, एक थैलेसीमिया क्या है और आपको कैसे मालूम हुआ कि आपको थैलेसीमिया है? मेरा जन्म हुआ 1994 में। Am I audible to everyone? यस मैम। 1994 में जन्म होने के बाद कुछ महीनों बाद मेरी तबीयत बार बार ख़राब रहने लगी और यही कारण था कि मुझे थैलेसीमिया मेजर है। बट इसकी जानकारी मेरे गांव की किसी भी डॉक्टर या मेडिकल पर्सन को नहीं था। जन्म के कुछ महीनों बाद जब मैं बार बार बीमार रहने लगी तब मेरे माँ बाप अनेक शहर तक अनेक हॉस्पिटल डॉक्टर के पास मुझे लेके गए चेकअप करवाने, ट्रीटमेंट करवाने, और एट द एंड मेरी कंडीशन बहुत सीरियस होके मैं ICU तक जाती थी और मेरी तबीयत फिर भी बेहतर नहीं हो पाती थी। लेकिन
ड्यूरिंग दैट पीरियड डॉक्टर नोटिस वन कॉमन थिंग कि मेरी हीमोग्लोबिन, लोहित रक्त कणिका का जो मात्रा है वो मेरे शरीर में कम हो जाता था। एंड जैसे ही मुझे एक दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड बैग चढ़ाया जाता था ब्लड मेरे शरीर में रेड सेल, तो मैं रिकवर करने लगती थी और मुझ पे दवाई या ट्रीटमेंट असर करने लगता था। और बीमारी ये नहीं है कि आज कुछ है कल कुछ है। आज अगर मुझे बुखार हुआ फिर लूज मोशन, वॉमिटिंग, सांस फूलना, शरीर में ताकत ना रहना, उससे जड़ित अनेक इन्फेक्शन जैसे सीवियर से सीवियर इन्फेक्शंस आना, ऐसे बीमारियां होती थी। 4 साल बाद उड़ीसा की गांव से मैं कटक एंड भुवनेश्वर जो कैपिटल है वहाँ के हॉस्पिटल्स मेरे माँ बाप के साथ ट्रीटमेंट कर रही थी। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि यहाँ पे इसके आगे की जांच नहीं कर सकते हम, हमारे पास मशीनरी या सपोर्ट नहीं है, तो या तो आप दिल्ली एम्स जाइए या तो बेलोर जाइए। तो जब मैं दिल्ली एम्स आई 6 महीने की मेरी पूरी स्क्रीनिंग प्रोसेस रही। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट की, उन्होंने जांच करी एंड मेरे माँ बाप ने उस टाइम अपनी ज़मीन जायदाद सारा बेच के जो गांव की खेती बाड़ी की थी मुझे लेके आए थे। और 6 महीना दिल्ली शहर में 30 साल पहले भी रहना बहुत मुश्किल था हम जैसे लोगों के लिए। जांच के माध्यम 6 महीने बाद बताया गया कि मुझे थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके लिए मरीज के शरीर में रेड सेल क्रिएट नहीं हो पाती है। जो बोन मैरो है उसके पास क्षमता नहीं है रेड सेल क्रिएट करने की। रेड सेल क्रिएट ना हो पाने के कारण मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाता है और जितना भी हीमोग्लोबिन बनता है वो डैमेज बहुत जल्दी हो जाता है। बनने की क्षमता कम होती है और डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उन्होंने उसके कट टू नेक्स्ट लाइन ये बोला कि इस बीमारी में बच्चे की जीवन काल जो होता है 8 से 10 साल होती है। शायद आप लोगों की, मेरे माता पिता को बोला गया कि पूर्व जन्म का कोई कर्म है तो आप इस जन्म में इनकी सेवा करें। जो मिला है बीमारी के साथ अगर जीवन उनका अच्छा स्वस्थ रूप से बिताना है, पहले तो आपकी सेवा की ज़रूरत है। फिर इस बीमारी में अभी कोई इलाज नहीं है, ब्लड लेना है हर महीने में 15 से 20 दिनों में। जब इनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी इनको ब्लड चढ़ाना है और दवाई देनी है, ये बोल के मेरे माता पिता को बताया गया। और थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें 2 टाइप है, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर। जब 2 थैलेसीमिया माइनर एक न्यू बच्चे को जन्म देते हैं उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आप करवाते हैं, हाउ ऑफन, कितने एक महीने में कितने बार करने पड़ता है या एक क्वार्टर में कितने बार करना पड़ता है? मुझे हर 2 से 3 हफ्ते के अंदर 700 ml से ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब हर 15 से 20 दिनों के अंदर मुझे 2 से 3 बैग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट? अभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। या अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूँ तो एक ब्लड बैंक का कॉस्ट कम से कम 10,000 तक है, जो स्टैंडर्ड ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट एक थैलेसीमिया पेशेंट को होता है। और ये हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधा है या आपको स्पेसिफिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है? हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड मिल जाएगी, लेकिन जो ब्लड थैलेसीमिक मेजर पेशेंट को रिक्वायर्ड है वो ब्लड नहीं मिलता है। तो बचपन से ही मुझे स्पेसिफिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ा है। और बिकॉज मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो हर टाइम हर ब्लड बैंक में अवेलेबल भी नहीं होता है दैट क्वांटिटी, बिकॉज ब्लड कहीं पे ना मैन्युफैक्चर होता है ना क्रिएट होता है। सो इफ एनीवन डोनेट देन इट विल बी ओनली अवेलेबल फॉर मी। This AB positive I thought was universal receiver. So It is a universal receiver blood group, but because we are regular transfusion dependent patient, we have high risk of infection. जैसे कि आज मैं जो ब्लड लेती हूँ AB पॉजिटिव फिनोटाइपिंग है, इट मीन 50 AB पॉजिटिव की बैग होगी,
उसमें से 2 या 3 एपी पॉजिटिव जो मेरी बॉडी की एंटीबॉडी एंड एंटीजन के साथ मैच करेगी, क्योंकि बचपन से मैंने इतने लोगों का ब्लड लिया है, तो हर प्रकार का एंटीबॉडी और एंटीजन मेरे शरीर में आया है। Right. Thank you, Jharna. Let me turn to Danish. Danish? मैं बचपन से एक्चुअली मेरे को हेरिडिटी प्रॉब्लम थी, तो आई वाज बोर्न विद पार्शल साइट, लेकिन हमें पता नहीं था क्योंकि आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ विलेज, तो वहाँ अवेयरनेस नहीं थी, तो आई नीड टू यूज़ थिक ग्लासेस। तो घर वालों को लगा कि तो उस डॉक्टर ने मेरी दोनों आँखों का एक ही दिन में ऑपरेशन कर दिया, एंड वो सही नहीं हुआ, तो ड्यू टू दैट ऑपरेशन आई लॉस्ट माय साइट। This was what, LASIK or what कौन सा ऑपरेशन था ये? ये उन्होंने रेटिना का कोई सर्जरी की थी। Okay. So झरना आजा। ये जानकारी से ही लोगों को शक्ति मिलता है, और आपका जो अनुभव है लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर ऐसे ही फिर मेरे चाचा रहते हैं यूपी में, तो उन्होंने कहा कि आप भैया पापा को कि आप लेके आइए और हम तीनों बच्चों को दिखाएंगे। तो पहले क्या हुआ कि 2002 में सर मुझे ऐसा हुआ, और फिर 2005 में मेरे 2 जो जुड़वा भाई हैं प्रभाकर और दिवाकर, उन दोनों का ऐसा हो गया। तो फिर सर गांव में मैं कहीं भी निकलती थी ना, तो लोग मतलब अलग दृष्टि से देखते थे कि मतलब मुझे हो गया, फिर इसके बाद मेरे दोनों भाई को हो गया, तो लोगों को पता था कि ये छुआछूत की बीमारी है। तो ये बहुत बहुत मेरे लिए पेनफुल रहा, और मतलब 2002 से 2012 तक का जो मतलब मेरा सफ़र रहा, वो बहुत बहुत कष्टदायक रहा मेरी। मतलब उसके बाद पापा अकेले मतलब मेरे करने वाले घर में, और उनके 3 बच्चे इस तरह से हो गए थे। तो मतलब हर जगह कर्ज ले लेके सब जगह भागना, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई थी हमारी। तो पापा फिर भी कह के मतलब मेरे गांव में एक चाचा हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में मतलब हैं, तो वो उनको बोले कि मतलब मेरी बेटी का इंटर में एडमिशन करा देने के लिए, तो वो बोले ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वो पेपर ले लिए, सारा कुछ ले लिए, लेकिन 2-3 महीने के बाद पापा जब फीस नहीं दे पाया एडमिशन का, तो वो ये कह के रिटर्न कर दिया कि इसको अब क्या पढ़ाइएगा, सो अब ये तो चल फिर सकती नहीं, कुछ कर नहीं सकती, तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे करके। तो फिर पापा भी क्या करते, क्योंकि हमारी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत बहुत ही गड़बड़ा गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब। तो फिर पढ़ाई कैसे हुआ, और इसमें आपका मार्गदर्शन कहाँ से मिला? सर बचपन से थोड़ा बहुत स्कूलिंग टाइम में एक होता था गांव में कि एक मतलब पेंटिंग परीक्षा में कुछ कुछ पेंटिंग बनाने के लिए दिया जाता था कि आप कुछ करिए, बनाइए। तो ऐसे करके सर आई एम श्योर कि जैसे इन्होंने बताया, और मैंने इनके साथ पॉडकास्ट भी किया, और अभी हम एक कैंपेन भी रन कर रहे हैं कि प्लीज डोनेट ब्लड, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन गिव 15 days लाइफ टू द पीपल विथ थैलेसीमिया। तो अगर लोगों को हो, तो मुझे लगता है यहाँ ये ऑडियंस में भी जो बैठे हैं, झरना जी की बात को सुन के, आई एम श्योर इनमें से एक शख्स तो जाएगा कि मैं डोनेट करके आता हूँ ब्लड। जब उनको पता ही नहीं है तो वो कैसे जाएंगे? इस तरह बहुत सारी डिसेबिलिटीज है। डिसेबिलिटीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जैसे ब्लाइंड लोगों के बारे में मिथ है कि ये कदम गिनते हैं। भाई हम तो कदम नहीं गिनते, हर जगह कदम नहीं गिने। तो आपकी जो मिसकंसेप्ट, ये शिक्षा के विषय पर ही रहते हुए स्टेइंग ऑन एजुकेशन, मिड 1990s से काफ़ी जोर से लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में बोलते थे। एंड अब आज के दिन 1995 करीब 30 साल पहले था, आज के दिन कई लोग हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन का बढ़ावा कर रहे हैं, पर कई और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बेकार है, ये इज गोइंग बैकवर्ड्स। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए चॉइस होनी चाहिए सबके पास।
अब मेरी लाइफ तो स्पेशल स्कूल में चेंज हुई है, लेकिन फ्यूचर इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एक जो मैंने डिसेबिलिटी स्टडीज की बात की, उसमें भी ये अहम रोल अदा करता है। जब हम लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, वो हमें समझेंगे। And so, how have you actually designed your life from there? What has been your life? आपका जो जीवन यात्रा कैसे रहा? Meaning, what have you done? आपका अभी तक आप मेरे ख्याल से 33 साल के हैं या 31 साल के हैं, तो ये जो जर्नी अभी तक आपने किया है, इसमें आपको क्या व्हाट हैव बीन योर चैलेंजेस और आपने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किया है? सर मैं बोलना चाहूँगी, माइलस्टोन तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी फेलियर से सक्सेस पाना सीखा है। द मोमेंट आई फील इट इज़ द चांस टू विन समथिंग गुड, समथिंग बिगर, समथिंग ग्रेट। जब बचपन में मेरे माँ बाप दिल्ली से वापस उड़ीसा चले गए, वहाँ पे हर 15 दिनों में ब्लड चढ़ाने के लिए गांव से शहर तक का 500 किलोमीटर का सफ़र होता था बस में उस टाइम, और हर 15 दिनों में जाना आना, हॉस्पिटल 2 बार 3 बार, बहुत मुश्किल था। और उन सब चीज़ मेरी स्टडी को भी अफेक्ट कर रही थी। और उसके साथ साथ जैसे कि थैलेसीमिया की अवेयरनेस ही नहीं थी, तो स्कूल्स में समझ नहीं पाते थे मुझे कैसे ट्रीट करे कि मैं पढ़ पाऊँ। दे वांट कि हाँ एक बच्ची पढ़ने आ रही है तो पढ़ाए। मेरी मम्मी भी एजुकेटेड थी, सी वॉज अ टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो दे वांट कि इनकी बेटी पढ़े, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि मेरे साथ कोऑपरेट कैसे करे। जैसे कि मैं थैलेसीमिक मेजर पेशेंट हूँ, मेरी शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, सो मैं बहुत सारी टाइम, मुझे बचपन से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और गर्मी में खून टूटता है, ये भी एक टेक्निकल चीज़ है। जैसे ही और दूसरे बच्चे खेल कूदते थे, भागते थे, वो सब चीज़ मैं नहीं कर पाती थी। हर रोज़ स्कूल जाते थे दूसरे बच्चे, तो मैं अगर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन भी स्कूल जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी, थक जाती थी, बीमार हो जाती थी। स्कूल में 8-8 9-9 घंटे बैठे रहना, ये भी बहुत मुश्किल होता था। बचपन से कभी मैं स्कूल चल के नहीं जा पाई। घर के पास स्कूल होता है ना, बच्चे चल के दूसरे बच्चे जाते हैं, मैं चल के नहीं जा पाई। एंड वहाँ पे खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरी टीचर को जब समझाया जाता था मेरे माँ बाप के द्वारा कि इसको एक बीमारी है, तो वो पढ़ना चाहती है, आप कोऑपरेट करें, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, दे आर वेरी काइंड हार्टेड एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो वो मुझे बोलते थे आप क्लासेस जितने भी आ सकते हो आओ। जब मुझे अनईजी फील होता था, मैंने कितनी बार बचपन में स्कूल में गिर गई हूँ। गाँव के स्कूलों में उस टाइम पंखे नहीं होते थे, उस टाइम पसीने पसीने से 6-7 घंटे रहने के बाद दूसरे बच्चों की तरह मैं कोप नहीं कर पाती, मैं चक्कर खा के गिर जाती थी ना। दे आर लाइक वेरी वरीड एंड वो मुझे उठा के घर तक ड्रॉप करते थे। उसके बाद मैंने ऐसे करके 9th तक पढ़ लिया कि मैं क्लासेस जितना भी जा सकती थी जाती थी, खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शरीर को एग्जॉस्ट नहीं करना है, हेक्टेक नहीं देना है, मेरी क्षमता उतनी नहीं थी। अनेक थैलेसीमिया में सेम ही सिम्टम होता है, लेकिन सबके पास नहीं होता है ये, कुछ के पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि वो खेल कूद में भी हिस्सा ले लेते हैं। इसके साथ साथ 9th तक आ गई। 10th में जब मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने थे, मैं बहुत पढ़ने लगी, स्कूल जाने लगी। वेरी अनफॉर्चुनेट, फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम की फर्स्ट पेपर में मेरी तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। देन मैंने फिर सप्लीमेंट्री देने की ट्राई करी, ड्यूरिंग दैट फिर मेरी तबीयत खराब हुई। सो मैं डिप्रेशन में चली गई कि मेरी इतनी कोशिश के बाद दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाई, स्कूल जा नहीं पाई, दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ एक साधारण लड़की की जीवन यापन कर नहीं पाई। रिश्तेदारों के ताने होते थे, बीमार बच्ची है, ये क्या ही कर लेगी, छोड़ दो, जाने दो, क्यों इतना खर्चा करते हो, क्यों इतनी मेहनत करते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई। सो डिप्रेशन में चली गई ना, तो घर में रहती थी तो खाना बना के खाना मेरे लिए
बहुत आम सी बात होने लगी। बट मैं अपना हाथ काट लेती थी, जला लेती थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता था। सो पहले मेरी मदर ने क्या करा, मुझे बैठाया, समझाया कि आपके शरीर में कुछ क्षमता नहीं है, लेकिन आप अगर मानसिक रूप से स्ट्रांग हो और समझो कि आप भी कुछ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। इसी से प्रेरणा लेके मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्सेज ज्वाइन करी फर्स्ट पीएम योजना के अंतर्गत। देन होटल मैनेजमेंट कोर्सेस जब मैंने कंप्लीट करना शुरू करा एक के बाद एक कोर्सेस, सो मुझ में वो ताकत, विल पावर आ गई कि मैं कुछ कर सकती हूँ। वो डिप्रेशन से मैं निकल आई कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम नथिंग गुड। ना मेरी रंग इतना गोरा है, ना मेरी शरीर में क्षमता इतनी है, ना मेरी जीवन एक साधारण है। तो वो डिप्रेशन मेरा कम होने लगा और मेरी एटीट्यूड में चेंजेस आ गए, पॉजिटिवनेस। उसके बाद मैंने बोर्ड एग्जाम दी। मैं फर्स्ट पेपर में फिर से बीमार हुई, बट मैंने क्या करा, ड्रिप लगा के इंजेक्शन लेके पेपर दे गई। फिर आके हॉस्पिटल में मैं एडमिटेड हूँ, डिस्चार्ज नहीं हुआ है। सिस्टर को रिक्वेस्ट करके, डॉक्टर को रिक्वेस्ट, फिर आके ड्रिप लग रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। देन फिर मैं पेपर देने गई, फिर मैं आई, मैंने थर्ड पेपर दिया। थर्ड पेपर के बाद फाइनली आई क्लियर इन फर्स्ट डिवीजन। ये आपका जो ये एग्जाम और ये ड्रिप हॉस्पिटल ये कहाँ पर था? ये भुवनेश्वर में था। अच्छा, ओके। क्योंकि हम गांव से, मेरी जैसे हम 1997 के बाद गांव छोड़ के हम भुवनेश्वर आ गए। भुवनेश्वर कटक में ही ट्रीटमेंट था, तो हमें वहीं पे ही रहना होता था। आपको रात के आधे में कोई दवाई खा के साइड इफेक्ट आ गया, ब्लड चढ़ा के घर जाओगे ना, तो ब्लड भी रिएक्ट करता है शरीर में। जैसे मैंने आज ब्लड चढ़ाया, मैं घर चली गई, वो ब्लड मुझे रिएक्ट करेगा। तो वो 2-3 दिन बुखार आ गया, पूरे दाने बन गए, आईसीयू की जरूरत पड़ गई, कुछ हो गया। कैसे ही गांव से आओगे, जान चली जाती है बहुत सी बच्चों की। तो मेरी मम्मी पापा ने क्या करा, सब छोड़ के वो आ गए हॉस्पिटल के 500 मीटर के अंदर। वो घर लेते थे, वो घर लेके वहीं पे रहते थे, किराए में हो, किसी से मदद मांग के हो, लेकिन वो हॉस्पिटल के पास ही घर लेते थे। तो वैसे ही करके मैंने बोर्ड एग्जाम क्रॉस करी, होटल मैनेजमेंट कोर्सेस करा, देन 12th कंप्लीट करा। 12th के बाद मैं फॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन के लिए मुझे बहुत अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया। ये कौन सा यूनिवर्सिटी? RD वुमेन यूनिवर्सिटी, ये सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत है, भुवनेश्वर में है। मैंने 12th भी वहाँ पे कंप्लीट करा, सेकंड डिविजन्स में इकोनॉमिक्स। फिर मैंने थर्ड बैचलर के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ज्वाइन करा। एंड मैंने एडमिशन मेरा जिस दिन हुआ है उसके 2 दिन बाद, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, तो मैं एक कमर्शियल कैफे भी रन कर रही थी ड्यूरिंग दैट। एंड वो कैफे सुबह 8 से रात के 8 तक होता था, इन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। उसके साथ मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रही थी। 12th कंप्लीट हो गई, लेकिन ग्रेजुएशन के फर्स्ट डे में, जिस दिन मेरा फ्रेशर्स था, मैं जैसे कैफे से आ रही थी ना, सब कुछ हेक्टिकली मैनेज आउट करके, जैसे स्नैचर्स होते हैं, दे ट्राई टू स्नैच माय बैग, एंड मेरा पैर जो है, मेरी लेफ्ट पैर बाइक के साइलेंसर में लग गई स्नैचिंग वगैरह में। बट इतना छोटा सा घाव था, सो मैं उसी में आ गई। फ्रेशर डे हो गया, 2-3 दिन क्लास अटेंड कर लिया, लेकिन वो घाव ना खराब होने लगा, जैसे सूख ही नहीं रहा था। मैं इमरजेंसी में गई थी नियर कैपिटल हॉस्पिटल, उन्होंने मेरी ड्रेसिंग करी थी, दे प्रिफर सम बेटाडाइन, आयोडीन समथिंग। तो वो घाव बढ़ता गया। 2 महीने बाद ऐसा हो गया, मेरे पैर इतने सूज गए और मैं चल फिर नहीं पा रही थी। एंड फाइनली डॉक्टर सेज एसएमए मेडिकल कि आपके लेफ्ट पैर को काट के एक्यूट कर देंगे, तो इन्फेक्शन होल बॉडी स्प्रेड ना हो। माई होल लाइफ इज शैटर्ड दैट मोमेंट। तब तक मुझे विकलांगता क्या है एहसास ही नहीं था। मुझे बीमारी थी ये एहसास था, तकलीफ थी, दुख था, परेशानी थी, बट दैट सिंगल मोमेंट मेरी पूरी लाइफ शटर हो गई। मेरी एजुकेशन पॉज हो गई। जो कैफे इतनी मुश्किल से सबकी सपोर्ट लेके शुरू करा था, दैट इज ह्यूज सेटअप, 10 लाख सेटअप, वो सेटअप में मैं जा नहीं पा रही हूँ। एंड मेरे पैर कट जाएंगे बोल रहे हैं। दैट मोमेंट आई वेंट बैक टू माई हेमाटोलॉजिस्ट,
Dr. R.K. Jena, they said me, I was giving a reference. His brother also, his brother also thalassemia. वो plastic surgeon है, उनके brother अभी है नहीं. They're running a charitable hospital. Just went to there. They must be have some solution for you. तो उन्होंने मुझे बोला कि 1 साल देना, तुम चलोगी नहीं, बेड पे रहोगी. You have to use bedpan. बेड पे रहोगी लेकिन अपने पैरों में चलाऊंगा तुझे. और वो 1 साल बहुत पेनफुल था. पहले मेरे घाव को काट के सुखाया गया, फिर वो घाव भरा, फिर स्किन ग्राफ्टिंग हुई, पूरी प्लास्टिक सर्जरी मेरी लेग्स की. वो एक छोटा सा घाव और 1 साल मैं बेड पेन यूज करती रही. पानी भी मुझे मांगना पड़ता था, खाना भी मुझे कोई बना के दे रहा था. इतनी मुश्किल से मैं खुद के पैरों में खड़ी हुई थी, सबल बनी थी, और मैं फिर से एक विकलांगता की पोजीशन में आ गई थी जहाँ पे मेरा अंदर कोई सक्षमता नहीं था, मुझे फील हो रहा था. दैट टाइम आई रियलाइज कि मेरे जैसे बच्चे थैलेसीमिक हो, नॉन थैलेसीमिक हो, इनविजिबल डिसेबिलिटी और विजिबल डिसेबिलिटी हो. डिसेबिलिटी इतना सिंपल सरल शब्द नहीं है. उसमें होने वाली हर रोज की जो एहसास है, हर पल जब आप किसी पे सहारे के साथ डिपेंडेंट होते हो ना, बहुत मुश्किल होता है. वो एहसास कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, बहुत कठिनाई है. वही मुझे प्रेरणा दिया. एट द एंड मैंने अपनी कैफे क्लोज कर दी ड्यू टू लॉस. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई. एंड देन मैंने सोशल वर्क परस्यू करा. आई बिलीव कि अगर मैं 10 लाख की कैफे से पैसे कमा के भी बेड पे पड़ी हुई हूँ और मेरी कोई एजुकेशन डिग्री है, फिर भी मुझे सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो कोई फायदा नहीं है. सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी एंड माई कम्युनिटी. Right, we'll come back to that story again. But I think this we as individuals sitting in this room, each of these stories tell us how human beings actually engage with difficulties and challenges in life, and we still find solutions and ways to go forward. Now 2015 में इंडिया को डिजिटल इंडिया घोषित किया गया, राइट दानिश? तो उस वक्त मुझे लगा कि हम ब्लाइंड लोगों का सारे प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल टूल्स काफ़ी है जो हम ब्लाइंड लोग भी यूज़ कर सकते हैं, विद स्क्रीन रीडर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट वी आर फेमिलियर विद. बट इट हैज झरना, आप भुवनेश्वर से दिल्ली आई और फिर यू हैव स्टार्टेड योर ओन NGO टू क्रिएट अवेयरनेस टू हेल्प अदर पीपल. ये सब आप काम किया, एंड यू हैव सीन हाउ थैलेसीमिया हैज़ बीन ट्रीटेड इन दिस कंट्री. इसका फैसिलिटीज़ क्या है, इसका सुविधाएं क्या है, अभाव क्या है, चैलेंजेस जो लोग फेस करते हैं, प्रोफेशनल्स कितने कमिटेड है, कितने प्रोफेशनल्स अवेलेबल, ये सब आप देख रहे हैं और आप इस विषय में आप चिंतित भी हैं. तो अगर आपको आपके संस्था का नाम बताएंगे और आप इस संस्था के माध्यम से आप क्या सेवाएं लोगों को देते हैं, प्लस आपका अनुभव में अनुभव के बेसिस पे आप क्या समझते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, in terms of people, manpower, in terms of technology. आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, जब मैं दिल्ली में 3 साल मैं प्राइवेट में जॉब करती रही. मेरा वहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं था, तो वहाँ पे मेरे खर्चे सारे निकालने के लिए मैं गुड़गांव नोएडा तक जॉब पे जाती थी 2.5 घंटे. एंड उसके साथ जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, बिकॉज मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ चुकी थी 18 साल की उम्र में, और उड़ीसा में एक ट्रस्ट था, इंस्टीट्यूशन ऑफ थैलेसीमिया डिसेबल वॉरियर, उसके अंतर्गत लाइवलीहुड केयर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही थी. तो मैं भारतवर्ष के भी बच्चों के साथ जुड़ने लगी दिल्ली में रह के, जो एम्स में आते थे, बाकी हॉस्पिटल्स में आते थे. उस टाइम हमने एक चीज़ नोट करी मैंने कि 1994 में मेरा जन्म गाँव में हुआ भारतवर्ष की. उसके बाद मैं उस राज्य की शहर में आ गई, कैपिटल में, राजधानी में. फिर वहाँ से मैं भारतवर्ष की राजधानी में आ गई.
और भारतवर्ष की राजधानी में मैंने मेरे जैसे 1000 बच्चे देखे थैलेसीमिया की, जो हर रोज एम्स, सप्तजंग जैसे हॉस्पिटलों में मिलते हैं। मैं मुंबई भी गई हूँ, मैं वेलोर भी गई हूँ, मैंने वहाँ पे भी सेम चीज़ देखी है कि हमें गांव से शहर, शहर से शहर घूमना पड़ रहा है, मेट्रो सिटी, बट सुविधाएं अनेक है और सुविधाएं बहुत सीमित है। सरकार की तरफ से कुछ सहयोग है, सब कुछ सहयोग में नहीं है। हर राज्य में संस्थाएं हैं थैलेसीमिया रिलेटेड, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि उस राज्य के जितने थैलेसीमिया बच्चे हैं, जो भी उनकी ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड कर पाए। वो इतने सक्षम नहीं है फिनेंशियली एंड लॉ वाइज भी कि वो सब कुछ दे पाए। वो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो जिम्मेदारी सरकार की ही है भारत के नागरिकों के लिए। 2016 में RPW एक्ट आया, जिसमें हमें बताया गया कि आप इंक्लूड नहीं हो सकते थे। थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया पे विचार हुआ, फिर हमें बहुत रैली, मीडिया पब्लिश, अपनी कहानियाँ, हमारी ज़रूरतें समझाने के बाद उनकी टीम ने डिसेबिलिटी कमीशन की एंड राज्यसभा, लोकसभा के माध्यम से एक्ट में थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया को भी इंक्लूड किया गया। बट फिर भी जब मैं राजधानी पहुंची भारत की, दुख के साथ कहना पड़ेगा आज भी असुविधाएं अनेक हैं। तो 2024 में मैंने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के फुल टाइम सर्वेशाम मंगलम फाउंडेशन को रजिस्टर करा। मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, लॉयर, जर्नलिस्ट, अकाउंटेंट्स जुड़े, जिन्होंने मुझे मदद करी और मेरे साथ डे 1 से सर्वेशाम मंगलम फाउंडेशन की डे 1 से जुड़े रहे और गाइड करते रहे, साथ देते रहे, मेरे जैसे मुझसे ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करते रहे। उसके बाद हमने सर्वेशाम मंगलम में फर्स्ट जो एक्टिविटी करी, नेट टेस्टेड ब्लड को मैंडेटरी किया जाए, उसके लिए पिटीशन कोर्ट में दायर है। ट्रांसजेंडर संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलके हमने कोर्ट केस फाइल करी, क्योंकि थैलेसीमिक मेजर पेशेंट की फर्स्ट ट्रीटमेंट जो जिंदा रहने के लिए वो ब्लड है, और सुरक्षित रक्त का अधिकार सिर्फ थैलेसीमिक का नहीं, गायनिक, इमरजेंसी, अदर ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट, कैंसर पेशेंट, सबकी अधिकार है। हम ब्लड लेने जा रहे हैं और वहाँ से हमें इन्फेक्शन, SCV और HIV आ रहा है, तो हम तो जिंदा बचने के लिए गए थे, मौत लेके आ गए अपने हाथों से, और ये हमारी गलती भी नहीं हुई। तो एक स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर ब्लड जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके माध्यम से हमने नेट स्क्रीनिंग मैंडेटरी हो, उसके लिए पिटीशन दायर करी है कि नेट स्क्रीनिंग मैंडेटरी हो, नेट स्क्रीनिंग मैंडेटरी हो, कंपलसरी हो फॉर ऑल ब्लड बैग्स। भारतवर्ष में एक जो ब्लड बैग्स कलेक्ट की जा रही है और दी जा रही है किसी भी साधारण व्यक्ति को, तो वो नेट टेस्टेड स्क्रीनिंग हो जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से भी है। एंड सेकंड, उसके साथ अवेयरनेस क्रिएट किया थैलेसीमिया रिलेटेड, स्क्रीनिंग के लिए काउंसलिंग्स प्रोवाइड करा है हमने। एंड अभी हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है एक संस्था को जन्म लिए, आगे बहुत सारा काम है जो हमें करना है। और मैं जैसे कि एक पेशेंट के हिसाब से देखूं तो आज मैं प्राइवेट में जॉब कर रही थी राजधानी में आके, और मुझे थैलेसीमिया छुपाना पड़ता था। अगर मैं थैलेसीमिया बता देती तो मुझे कोई प्राइवेट कंपनी हायर नहीं करता, क्योंकि मुझे ब्लड लेने के लिए छुट्टी चाहिए, लेने के बाद अगर रिएक्शन हो गया तो और छुट्टी चाहिए, वो नहीं देने वाले थे। मैंने छुपाया, लेकिन मैंने नॉर्मल लोगों से ज़्यादा काम किया। सरकारी रिजर्वेशन जॉब में, सरकारी जॉब में हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं थे। आज भी सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चली जाऊं, उसकी सब ट्रीटमेंट के खर्चे मुझे उठाने पड़ेंगे। मेरे पास UDID कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। और आपको पेंशन कितने मिलेगा अगर आप पेंशन लेते हैं तो? सर, मुझे पेंशन तो पहले मिलता ही नहीं है। मैं एज ए थैलेसीमिक पेशेंट, हाँ, डिसेबिलिटी के अंतर्गत मुझे पेंशन मिल सकता है, लेकिन पेंशन में एक क्राइटेरिया है
कि आपको 5 साल का रेसिडेंशियल प्रूफ देना होगा जिस एरिया से आप अप्लाई कर रहे हो। तो हाँ, पेंशन मिलती है थैलेसीमिक बच्चों को। उड़ीसा में जब पहले मिल रही थी 500 से 1200 रुपए था, फिर 2 से 2500 दिल्ली में है, आगे 6000 होने वाला है। बट स्टिल 2016 से हम 25 में पहुंच गए। पहले मुझे पेंशन अप्लाई करने के लिए गांव जाना पड़ा, पेंशन लेने के लिए फिर गांव जाना पड़ता था जो 500 से 1200 रुपए थे। फिर जब मैं गांव से दिल्ली आ गई, दिल्ली में अप्लाई करने के लिए 5 साल का रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए। तो आज तक मुझे तो झरनावली को पेंशन मिल ही नहीं पाया, क्योंकि पेंशन और डिसेबिलिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो इक्वल रख दी गई। ब्लड डिसऑर्डर कम्युनिटी जो है, इनविजिबल डिसेबिलिटी है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो, उनकी दवाइयों के खर्चे को समझो। आप हर सरकारी हॉस्पिटल में जितने हमें दवाई चाहिए फ्री तो नहीं मिल रहा है ना, और उसी स्टैंडर्ड ड्रग्स भी अवेलेबल नहीं है ना। आप तो आपकी लो बजट में जो परचेज कर सकते हो खरीद के हमें दे रहे हो, वो हम पे अगर सूट नहीं करेगा तो हम खरीद के ही खाएंगे ना। हम मरने के लिए थोड़ी जाएंगे आपकी दवाइयाँ खा के। हाँ, आप इंजेक्शन दे नहीं पा रहे हो, डेस्परल इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में फ्री प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो थैलेसीमिया सेंटर्स में, तो हम वेट थोड़ी करेंगे। उस खर्चे को आंकड़ा जो है आकलन करके बताना और हमें उस हिसाब से पेंशन देना मिला नहीं है। और अभी तक जो भी पेंशन है मुझे भी नहीं मिला है। इसका मतलब 2016 में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसऑर्डर ये सब तो इंक्लूड किया है, बट ये समझने की कोशिश नहीं किया कि व्हाट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से एंड नेशनल फ्रॉम अ नेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ बजट रिक्वायर्ड, उसके बारे में ज़्यादा सोच हुआ नहीं। यही आपका कहना है? हाँ सर, मेरा ये ज़रूर कहना है, क्योंकि जिस कमेटी ने भी थैलेसीमिया को इंक्लूड कर लिया डिसेबिलिटी एक्ट में, उसकी इम्प्लीमेशन के लिए हमें कितनी बार इनवाइट करके हर 6 महीने में पूछा गया क्या आपको पेंशन मिल रहा है, क्या आपको ये सुविधाएं पहुंच रही है। कोई सर्वे कमेटी है कि इतनी थैलेसीमिया पेशेंट यूनिक आईडी में रजिस्टर्ड है एंड उस डिसेबिलिटी आईडी के अंतर्गत ये फैसिलिटी मिल रहा है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड का पर्पस ही यही था कि एक परिचय पत्र जिसमें हमें एक्सेसिबिलिटी मिले। थैलेसीमिया को क्या एक्सेसिबिलिटी मिलना चाहिए, इसका आंकलन अभी तक किया ही नहीं गया है। Right. So I think that's a very valid point. I think different disabilities, the needs are different, and some are more expensive, some are less expensive, some are technology oriented, some are blood oriented, and I think the planners, the लोग जो नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, I think it's important for them to understand each disability. And ये जो UDID card है, I think the thinking behind it was that it is a card which will give you access to facilities across the country. But लोगों से बात करके मुझे ये लग रहा है कि अगर UDID card दिल्ली में issue हुआ है, then you will get your facilities in Delhi. You might get some facilities elsewhere, but complete access नहीं है सर इसको. It's not very access. It's not been implemented particularly well. So the closing words I will give to Danish. Blindness के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग बात करते हैं, but you as a person who has mixed around with a lot of people because of your Radio Udan, and you've been talking to wide variety of people, both in the government, in the corporate world as well as in the system. तो अगर आप 2 चीज़ें ये सोचते हैं कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए बदलाव लाना है प्रायोरिटी से, वो क्या होगा? सर, पहला तो ये है कि सरकार को चाहिए मुझे तुरंत MP बनाए और ये सही बात है, पे काम करूं। ये सही बात है। ये मैं तो दानिश जी के साथ एग्री करूंगी। जहाँ पे थैलेसीमिया मुक्त देश है, वहाँ की राज्यसभा, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट हाउस में थैलेसीमिक जड़ित पेशेंट्स हैं, तभी वो थैलेसीमिक मुक्त भारत है। तो अगर आज भी नौकरियों के सरकारी ऑफिसर्स में एम्प्लॉय की क्वांटिटी देखोगे, कोई डिसेबिलिटी है नहीं,
कहीं एक दे दिया, हमने बोल देंगे कि हमने दे दिया है जॉब इनको, Right, बट right. कहीं पे नहीं है। राइट, अभी दानिश को मौका देते हैं। अनिश भाई एमपी बनने के बाद ये नॉर्मल एमपी ये नहीं बनने देंगी मुझे। आपका 33% आ गया, हमें रहने दो एक आधी सीट हमारे लिए। Right, अभी दूसरी बात क्या है? तो एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि आई वुड लव टू सी आवर रिप्रेजेंटेशन एवरीवेयर इंक्लूडिंग मीडिया एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि ये जो दोनों संस्थाएं हैं एक पॉलिसी बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है और एक नैरेटिव शेप करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पहला। दूसरा, हर शख्स को जो जन्म लिया है और देयर लास्ट ब्रेथ, एक ना एक बार यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस Yep. पूरी डिसेबल कम्युनिटी की ओर से। तो किसी ने कहा था, एक क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में शेयर है, तो किसी ने एक क्वेश्चन किया था, आप मान के चलिए कि डिसेबल कम्युनिटी को ही उसने कहा था कि ए दोस्त, तुम किसी से प्यार मत करना, अपने दोस्त को समय पर कभी इनकार मत करना, और मेरा मशवरा है तुमसे, ना मालूम हो गहराई तो दरिया पार मत करना। ये क्वेश्चन था। दरवाजा नहीं होता, बिना मेहनत के कोई राजा नहीं होता, हमें तो दरिया में तैरना ही इस खातिर है, बिना तैरे गहराई का अंदाजा नहीं होता। वाह। जब हम शुरू करने वाले थे तो दानिश भाई ने कहा था कि लगता है कि आप झरना को ज़्यादा टाइम देंगे, तो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो ले रहे थे टाइम। क्लियर स्टेटमेंट। तो कि so that's been wonderful. So thank you very much Jharna Malik, thank you very much Danish Mahajan, and thank you very much Jyoti Sinha for speaking from your heart. और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी हाँ, कि जी। मधुबनी पेंटिंग और पढ़ाई को लेके सर मुझे कई सारे अवार्ड्स मिले, जी। जिसमें कि बिहार कला पुरस्कार 2016 में मिला, 2018 में राज्य पुरस्कार मिला मुझे, और 2023 में माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार 3 दिसंबर को मिला था। और उसके बाद दर्जनों पुरस्कार हैं सर, लेकिन ये 3 मतलब मुख्य हैं। राइट, थैंक यू। और 3 गुरु जो ऐसे हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि मेरा जो पुनर्जन्म आज मुझे आप यहाँ देख रहे हैं, तो वो उनकी बदौलत है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी सर इस मंच के द्वारा। जरूर, अगर सूची ज़्यादा लंबा ना हो तो। सर अनिश भाई नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैंने तो बोला है कि ज्यादा करें इनके साथ। सर सबसे पहले स्वर्गीय कृष्ण कुमार कश्यप, वो जहाँ भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। जी और दूसरे डॉक्टर उमेश कुमार सर, जी। और बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक श्री अशोक कुमार सिन्हा सर, जी। और मेरे सीएम कॉलेज दरभंगा के सभी मेरे हिंदी लोग हैं, और मेरे ख्याल से दुनिया इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये अच्छे लोग अपने कंधे मिला के दुनिया को चला रहे हैं। सो आई थिंक इट इज दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू एक्नॉलेज, एंड थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट अगेन, एंड we'll take a group photograph but we'll all sit down. थैंक यू सर, आपके साथ स्टेज शेयर करना ही ऑनर है हम लोगों का। Okay. थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राइट। एक और छोटा कार्रवाई होगा है, they want to kind of release a formal flex, a banner. So she said, can we use it, can we do that in this room today after the panel? And I said yes, if the flex arrives we will do it. तो अभी सूचना मिला है कि फ्लेक्स पहुंच गया है। कहाँ पर है फ्लेक्स? सर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे अवेलेबल है, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। मैं चाहूंगी इस मौके पे आप सब उपस्थित रहें और मुझे प्रेरणा देते रहें और साथ बढ़े हम आगे। सो पर्पल एम्बेसडर्स अगर इस कमरे में है, मेरे ख्याल से डॉक्टर आदित्य लोहिया है, आई थिंक देयर इज मीनाक्षी, और वेंकटरामन, स्वर्णलता जे हैं। वॉलंटियर प्लीज हेल्प देम। खुशी खुशी Yeah. So Kushi and Meenakshi and वॉलंटियर प्लीज हेल्प। is Sai Balaji also here? नहीं सर, बालाजी सर आए ही नहीं अभी। अच्छा, अभी तक आए नहीं। दो वॉलंटियर इधर आ जाइए प्लीज।
నాకు బస్ అయితే It's a pleasure कि इतने sure we can wait. काही तू धरून तुम थोड़ी जाओगे सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन हमने सोचा भी था, कभी ये नहीं सोचा था कि इतने सारे प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सभी यहाँ पे जो उपस्थित है सबके अनेक कहानी है, अनेक स्ट्रगल है, लेकिन सभी की सोच एक ही है, समाज का सुधार, जिसके साथ सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तू जाओ ना तू जा तू जा जस्ट सेकंड उसको ऐसे फैला देते हैं। वो भी नहीं, उससे ज्यादा ले लेती मैडम, अगर सर बोलते चलने दो। टाइम कम जाएगा। Thank you so much. Thank you so much. All. Thank you.